बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनी बहाउद्दीन के अवामी मसाइल के साथ मैं हूं ताहा और रेड न्यूज़ से आज हमारे साथ मलिक राव जुबैर साहब हैं और बाज़ पुलिस से जो है रुस्तम है। और आज हम बात करेंगे, सबसे पहले तो मैं खुशामदीद कहना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है। बहुत अच्छा। और रुस्तम, क्या हाल है आपका? ठीक है। तो नाजरीन, आज एक बड़े नेटवर्क का इकट्ठे होकर बैठने का मकसद ये है कि हम अवाम पर बात करें, अवाम के मसाइल पे बात करें। और आज जो है वो मलिक साहब से मैं पूछना चाहूँगा, मलिक साहब, आज ऐसा कौन सा मसला है आपकी नज़र में जो आपके ख्याल में मंडी बहाउद्दीन का एक जामे मसला है, एक बड़ा मसला है? सबसे पहले तो मैं ताहा आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, रुस्तम भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस तरह के आज मैं रोज़नामा रेड की तरफ से यहाँ पर प्रोग्राम में हिस्सा ले रहा हूँ और आप 94 की तरफ से और रुस्तम भाई जो हैं वो रोज़नामा बाज़ पुलिस की तरफ से प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। तो हमारा ये प्रोग्राम है आज का अवामी मसाइल और उनका हल। कि मंडी बहाउद्दीन के हम ये बताएंगे कि मसाइल क्या हैं और उनका हल क्या है। हम कोशिश करेंगे कि उनका हल निकालने की, हल बताने की कोशिश करेंगे। और आज का जो हमने टॉपिक रखा है वो हमारा आम सा टॉपिक है DHQ हॉस्पिटल मंडी बहाउद्दीन। DHQ हॉस्पिटल मंडी बहाउद्दीन। बिल्कुल नाज़रीन, अगर हम सेहत के मसाइल के हवाले से बात करें तो मंडी बहाउद्दीन का एक बड़ा मसला जो है वो सेहत का मसला है। मैं रुस्तम को भी जो है वो कोशिश करूंगा कि रुस्तम भी हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल हो। अच्छा रुस्तम, मुझे ये बताइए कि आप का कभी जब DHQ हॉस्पिटल जाते हैं, कोई मसाइल आते हैं, आपके ख्याल में DHQ हॉस्पिटल का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला तो ये है कि दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं, कि जब आसपास के जो गांव हैं, ठीक है, लोग वहाँ से बहुत मुश्किल से मंडी पहुँचते हैं, ठीक है। 112 की सहूलत भी मौजूद है, लेकिन बहुत दफ़ा लोग मोटरसाइकिल पे और अपना ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके वो अपना आते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद उनको उम्मीद लेके आते हैं कि हम यहाँ आने के हमारा इलाज होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद उनको और भेज दिया जाता है, गुजरात भेज दिया जाता है, लेकिन उनका यहाँ इलाज मुमकिन नहीं है। ठीक। अच्छा मलिक साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि जब भी हम DHQ हॉस्पिटल की बात करते हैं तो उसमें आपके ख्याल में जब आप DHQ हॉस्पिटल की खबरें सुनते हैं या खबर आती है आपके पास, या फिर आपको DHQ हॉस्पिटल के हवाले से जो है वो कोई भी मसला दरपेश आता है, सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे पहले तो जब हम जो भी बंदा मंडी बहाउद्दीन का बहुत ज़्यादा आबादी है, 3 तहसीलें हैं, एक तहसील मंडी बहाउद्दीन है, दूसरी तहसील मलकवाल है और तीसरी तहसील फालिया है। ये 3 तहसीलें हैं और मंडी बहाउद्दीन का डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन DHQ हॉस्पिटल जो है वो एक है जो बहुत छोटा है। जब हम किसी बंदे को भी कोई भी सेहत के मामले में मसला मसाइल दरपेश आता है, जब हम हॉस्पिटल का रुख करते हैं, इंटर होते ही जाते हैं तो मसाइल जो हैं वो वहाँ से ही शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले हमने वहाँ पर पहुँचकर पर्ची बनवाना होती है, तो हम पहले लाइन में लगते हैं। वहाँ पर आप अक्सर जब जाएं देखें तो ख़वातीन की एक लंबी कतार होती है, वहाँ पर शेड भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ख़वातीन जो है वो धूप में खड़ी हैं और बुजुर्ग जो हैं वो भी, उनकी मर्द हजरात की भी एक लंबी लाइन होती है और वो धूप में खड़े होते हैं। पहले आप एक साइड से पर्ची बनवाते हैं, फिर आप वहाँ पर दूसरी साइड पे चले जाते हैं और फिर तीसरी जगह पर जाते हैं जहाँ से एक जो है एक लेंथी प्रोसेस है जिसमें तकरीबन आपका कम से कम 1 घंटा सर्फ होता है। जो बंदा बीमार होता है पहले ही उसकी जो हालत है वो बहुत यानी कि खराब होती है और उसमें इतनी सख्त नहीं होती कि वो इतनी शदीद गर्मी में, अगर गर्मी हो चाहे सर्दी हो, कि वो बंदा इतनी देर जो है, अगर तंदुरुस्त बंदा वहाँ पर लाइन में खड़ा हो तो उसको समझ आ जाती है कि हम क्या कर रहे हैं। और जब बंदा पहले ही बीमार है और उसने एक लंबे प्रोसेस से पर्ची लेनी है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर्ची के प्रोसेस को जिस तरह आप बैंकों में जाते हैं वहाँ पर सिस्टम होता है जदीद, अब जिद्दत आ गई है, हर बंदे के पास डिवाइसेस हैं, वहाँ पर अब इतना उन्होंने अमला
अमला जो है वो वहाँ पर स्टाफ लगाया हुआ है, एक तरफ इतना अमला बैठा है, दूसरी तरफ बैठा है, फिर तीसरी जगह पर बैठा है। खुदा के बंदो, जदीद दौर है, कंप्यूटर का दौर है, इंटरनेट का दौर है, वहाँ पर सिर्फ ये अंगूठा एक लगना चाहिए और हर बंदे का उसको नाजा से मुंसलिक कर दें, हर बंदे की वहाँ पे स्लिप निकल आए कि जब आप वो अंगूठा लगाते जाएंगे सामने नाम आ जाएगा, इसका ये नाम है, इसका नाम मलिक रऊफ बल्दियत ये है, यहाँ का रहने वाला शनाजी का नंबर, और एक पर्ची बाहर आ जाए और साथ में ही वो लिख दे कि आपने 57 जो है वो रूम, या वहाँ पर कुछ इंटर करते जाएं जिस तरह आप एटीएम में करते जाएंगे, उस रूम में जाना है और आपका ये टाइम है। वहाँ पर जाकर हमने बाहर वहाँ पे बैठ के लगे होने चाहिए, बेंच लगे होने चाहिए, वहाँ पर इंतजार करना चाहिए। जब वहाँ पर वो जिस तरह सिस्टम होता है, यहाँ पर एक छोटा सा वो टेलीनार का ऑफिस है, वहाँ पे आप देख लें बड़ा जदीद सिस्टम है, एक छोटा सा ऑफिस है, वहाँ पर हम जाके जब बैठते हैं तो अब पर्ची ले लेते हैं, जब हमारा वो टोकन बताता है वो नंबर आ जाता है, वहाँ पे चले जाते हैं। यानी कि मैनेजमेंट का मसला है, सिर्फ कर नहीं रहे हैं हम, इतने ज्यादा हमने बंदे वहाँ पे लगाए हुए हैं, इतनी ज्यादा वो जो मशीनरी से काम लेना चाहिए, बिल्कुल, यानी कि उन बंदों को हम मशीनरी के साथ बड़ी आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। वही बंदे जो है वो किसी और जगह पर लगा दें, वहाँ पर ये पर्ची का सिस्टम भी आसान हो जाएगा। ये इतनी लंबी लाइनें 8, 10, 15 वहाँ पर डिवाइसें लगा दें, सिर्फ एक बस अंगूठा लगाए, पर्ची बन जाए, सारा कुछ आ जाए। और उसके बाद जब हम पहुँचते हैं वहाँ पर डॉक्टर के बाहर, वहाँ पर कमरे के बाहर पहुँचते हैं, वहाँ पर पहले तो पर्ची जिसको जमा करवानी होती है, पहले तो वहाँ तक पहुँचना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप देखते हैं वहाँ पर ख़वातीन भी हैं, बूढ़े भी हैं, सारे बीमार मर्द भी हैं, बच्चे भी हैं। एक जो वहाँ पर झमकटा सा बना होता है, वहाँ पर लोग ऐसे जो है ना, वहाँ पर अच्छा नहीं लगता, मुनासिब नहीं होता। ख़वातीन भी बीच में ही हैं, बूढ़े भी बीच में ही हैं, धक्कम पेल चल रही होती है वहाँ पर। वो अगर वहाँ पर वो भी सिस्टम कंप्यूटराइज किया हो, बंदे बेंचों पर अपने बैठे हों, डेस्कों पर बैठे हों, तो वहाँ पर नंबर चले जी 57, बंदा इजी होगा, 2-3 घंटे भी वहाँ पे इंतजार कर सकता है ना। वहाँ पर आप पर्ची आपने नॉक करना है, वो आएगा, कुछ की पर्ची पकड़ के ले जाएगा, कुछ रह जाएंगे, फिर वो बंदे वहाँ पर पता नहीं किसको कब बुला रहा है, कैसे बुला रहा है। बिल्कुल नाज़रीन, अभी जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो डीएचक्यू हॉस्पिटल मंडी बहाउद्दीन का, जो कि बेसिकली इस जिले की रिक्वायरमेंट नहीं, ये डीएचक्यू हॉस्पिटल था जिसे जो है वो डीएचक्यू हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया। हम इस पर मजीद भी बातचीत करेंगे, लेकिन मैं रुस्तम को भी जो है इस गुफ्तगू में शामिल करना चाहूंगा। रुस्तम, मुझे ये बताइए कि जब पेशेंट पर्ची लेता है, पर्ची लेके जब वो डॉक्टर तक पहुंचता है, ठीक है, आपके ख्याल में क्या कहना चाहेंगे, इसमें उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? नाज़रीन भी सुन रहे थे और आपने भी अपना रोज़ साहब की बात सुनी। मैं तो ये समझता हूँ, हमने पिछले दिनों एहतजाज भी किया था, आप भी वहाँ मौजूद। जी जी बिल्कुल। उसमें हमने इस बात का एहतजाज था कि जो अपना मराला रोड वाला अस्पताल है उसको फंक्शनल किया जाए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा, ठीक है। लेकिन मंडी बहाउद्दीन की जितनी आबादी है, मैं समझता हूँ कि उतनी, यानी कि ये हॉस्पिटल जो है वो कवर नहीं कर सकता। ठीक हो गया, ठीक है। सबसे बड़ा मसला ये है, ना पर्ची का मसला है, ना डॉक्टरों का मसला है, और अब जो बेड्स हैं उनकी तादाद कम है, बेड्स जब जगह नहीं है, ठीक है, हॉस्पिटल की यानी कि इतना वो सहूलियात मसला भाई। यहाँ पर मैं आपको कहता चलूं कि पर्ची का तो मसला है ना मेरे भाई। जब गर्मी में आप बुखार हो जाए ना, बुखार हो जाए, 2 घंटे 1.5 घंटा आपको खड़ा होना पड़ जाए ना वहाँ पर पर्ची बनाने के लिए, वही बजाय कि एक हॉस्पिटल वहाँ पर मैं कहता हूँ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम आए, जदीद आए, उसमें जदीद सिस्टम होना चाहिए। अच्छा, वैसे बैरूनी ममालिक में तो मलिक साहब ऐसे होता है कि आप अपने मोबाइल पे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए ना, घर बैठ के बंदा इंटरनेट में मौजूद है, वहाँ पर जो है वो अपने बंदा फॉर्म फिल करता है, उसको पता लगता है मेरा टाइम वहाँ पर है, फलान उस फलान डॉक्टर के पास मैंने जाना है, न्यूरो सर्जन को चेक कराना है। खैर न्यूरो सर्जन तो है नहीं, जिस शो पर मतलब जाना है वहाँ पर सर्जन मौजूद ही नहीं है, वो बाद में हम बात करेंगे ना, सारी तफसीली आपको बात होगी पूरे अस्पताल के जितने भी मसाइल हैं। ज़ाहिर बात है, जो मंडी बहाउद्दीन का कोई भी बंदा बीमार होता है, वो पहले हमारी जो है वो आम बंदे की यही है जहाँ पर बंदे का इलाज ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा रुस्तम, बात आप कह रहे थे कि अभी कुछ दिन पहले जो है एहतजाज भी किया है, उस पर भी हम बात करेंगे। मुझे बताइए कि जब पेशेंट वहाँ पे जाता है, आपके ख्याल में पर्ची लेने से डॉक्टर के दरवाजे तक जाने तक पेशेंट का, ये तो बात बिल्कुल फैक्ट है कि 1 घंटा तो उसे बिल्कुल चाहिए, इसके अलावा क्या क्या मसाइल आते हैं? गर्मी का मसला आ गया, मसला है, और आप इसको ये भी कहते हैं सिफारशी करार भी कह सकते हैं कि अच्छा। कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि ठीक है, जिनके आने से पहले डॉक्टर को पता होता है कि ये मरीज भाई बैठे हैं, इनको पहले चेक करना है, ये भी एक मसला है, ठीक है। और इसको ये
काफ़ी इदारों का ये मसला है, सिर्फ ये DSP अस्पताल का मसला नहीं है, ये काफ़ी इदारों का मसला है। अब नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन ये काफ़ी इदारों का मसला है कि वहाँ पे जो भी बंदा आता है तो पहले अगले बंदे को पता होता है, अफसर को पता होता है, डॉक्टर को पता होता है कि ये बंदा मेरा अपना बंदा है, बस ये वही वजह है ना, ठीक है, ये डिपार्टमेंट होता है, चल रहा है। यानी कि दादरा ऑफिस चले जाएं, ठीक है, वहाँ मैं खुद मैं गया हूँ, मैं पिछले दिनों मेरा वहाँ पे मैं गया हूँ, मुझे काम था, ठीक है, वहाँ पे मैंने देखा है कि जिन्होंने वो टोकन लेके जो बैठे हैं वो बेचारे बैठे हैं, उनका नंबर आ रहा है, तो जो अपना पंजाबी में कहूँगा जो कुपी है मासी आ जो जी थोड़ा नंबर ला के आए। रुस्तम भाई यहाँ पर मैं ऐड करता चलूँ, जब वही जदीद सिस्टम आ जाएगा, जब वो आप अंगूठे के जरिए जो है आपको टाइम, ये सारा सिस्टम फिर सिफारिशी खत्म हो जाएगा, डिस्पेंसर है, ये फलां बंदा है, हमारे तलब वाला है, अस्पताल के अंदर का बाकी शहरों में ये सहूलत अवेल है। मैं नहीं समझता कि अभी पाकिस्तान जो है बड़े शहरों में वैसे इतने जदीद दौर में अगर वहाँ होगा ये तो सहूलत होनी चाहिए। अभी ये देखे ना क्या कर रहे हैं, असल मामला ये है ना कि जितना, अब मैं उसी बात को आगे लेके चलता हूँ, आपको समझ आएगी। अच्छा, ये तो ये इन्होंने बहुत अच्छा जो पॉइंट उठाया है कि सिफारिशी जो है वो पहले ये सबसे बड़ा मसला है निरोफ भाई, ये सबसे बड़ा मसला है। जैसे सुबह से रजिस्ट्रेशन, नादरा ऑफिस, पासपोर्ट ऑफिस, ये हर जगह का ये सबसे बड़ा मसला है कि सिफारिश सबसे पहले होती है, ठीक है, ये सबसे बड़ा मसला है, इस मसले को आपने इग्नोर नहीं कर अच्छा सकते। चले इस पे भी हम मजीद बात करेंगे, अगले स्टेप की हम जाने बढ़ते हैं। डॉक्टर के पास मरीज पहुंच जाता है, अच्छा, अगला स्टेप जब क्या वो होता है? जदीद सिस्टम होगा ना, आप घर बैठ के जो है वहाँ पर अपनी अपॉइंटमेंट करा लेंगे, आपको पता होगा कि इतने बजे आना है, या वहाँ से भी जाके आप जब नंबरवार आ जाएंगे, आपको पता होगा टाइम है, वो सिफारिशी सिस्टम खत्म हो जाएगा। अब अंदर जब चले जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर का जो है वो रवैये की बात आ गई। ये मैं आप दोनों से क्वेश्चन करूँगा कि जब वो डॉक्टर अपने प्राइवेट क्लिनिक में बैठता है, मेरे दिन में भी यही सवाल चल रहा है। वहाँ पर जो चेकअप होता है, वहाँ पर जिस तरह से सेटिस्फाइड मरीज को किया जाता है, जो MBBS करते हैं उनको नफ्सियात भी पढ़ाई जाती है कि मरीज जो है उसको नफ्सियाती तौर पर आपने कायल करना है, मुतमिन करना है। जब आप मरीज को नफ्सियाती तौर पर मुतमिन ही नहीं कर रहे, कायल ही नहीं कर रहे, तो वो उसका मर्ज तो ठीक ही नहीं होगा ना। तो ये आप दोनों से मेरा क्वेश्चन है, क्या उसी तरह जब प्राइवेट क्लिनिक पे चेकअप होता है, क्या उसी तरह सरकारी हॉस्पिटल में भी बैठकर वो मुतमिन करते हैं? इसकी कहानी पता है क्या मलिक साहब, कि जो हमारे पास एक गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, अलमिया बात है कि ये ऐसे है कि आपने दाना डाल के जो है वो जानवर फंसाना है, मुर्गी फंसानी है, चूजा फंसाना है, और उसको जो है वो प्राइवेट क्लिनिक की जानिब जो है वो उसको ट्रांसफर करना है। और मोस्टली डॉक्टर हज़रात ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट में कोई पेशेंट, एक तो उसकी बारी 2 घंटे के बाद आती है, 2 घंटे के बाद बारी जब आती है तो उसको बस 1 या 2 मिनट के बाद जो है उसको मैंने तो ये देखा है मरीज जाता अंदर बाद में बाहर पहले आ जाता है। वो वहाँ पर गया, अब डॉक्टर का नाम नहीं लूंगा, चेकअप करवाने के लिए जस्ट मरीज बैठाया, हमारा भी काम बढ़ सकता है, उसने ऐसे ऐसे किया, हाँ ठीक है, ये लिख के दे दिया। अब वो मैं उसी सिलसिले को आगे चलाऊंगा कि वो डॉक्टर साहब के पास कंप्यूटर पड़ा होना चाहिए। वो वहाँ पर पहले ही बंदे का जो टोकन है वहाँ पर सारा कुछ कंप्यूटराइज, कुछ जिद्दत आई है, कुछ हो रहा है, आपने देखा जदीद कंप्यूटराइज वो पर्चियाँ वहाँ पर निकल रही हैं। अच्छा, उस पर वो पूछ के सारा चेकअप वगैरह करके उस पर ही वो दवाइयाँ जो है वो नोट कर दे। अच्छा, इमरजेंसी में तो मेरा ख्याल ये सिस्टम चल रहा है। हाँ जी। पेशेंट पर्ची लेके आता है, उसके बाद डॉक्टर ने उसको खुद बाय सेल्फ जो है उसको कंप्यूटर में ऐड करना होता है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन थोड़ी सी मैं यहाँ पर ये कहता चलूँ कि जिद्दत आनी चाहिए। 3 या 4 दवाइयाँ, अब बीमारी लिख दी ठीक है, उसके साथ ही उसका जो है वो सारे अगर टेस्ट लिखने हैं टेस्ट लिख दिए वहाँ पर ही, वो उसके साथ ही उसकी जो मेडिसिन है वो लिख दी, बंदा कोई पर्ची देने की जरूरत नहीं, ऐसे ही जाए बाहर निकल जाए, वो वहाँ पर कंप्यूटराइज फीड हो गया ना। अब जब वो वहाँ से निकलेगा, वहाँ पर पहुँचेगा मेडिकल स्टोर पर, जहाँ पर पहुँचते ही आपको पता चलता है कि वो काटियाँ लगाता जाता है। ये नहीं है, ये आपको अंदर से मिलेगी। ये आपको जो 30 रुपए की दवाई है ना, ये अंदर है, ये ले लें, और बाकी ये बाहर से जो है ना, ये आपको 895 की बाहर जो मेडिकल स्टोर है प्राइवेट, वहाँ से खरीदनी पड़ेगी। अच्छा, इसके पीछे क्या रीजन है कि हॉस्पिटल वालों के पास दवाइयाँ मौजूद नहीं होती, बाहर मेडिकल स्टोरों में बेच देती हैं, या गवर्नमेंट की तरफ से स्टॉक ही नहीं आ रहा? मैं यहाँ पर फिर ये समझता हूँ कि मैनेजमेंट का जो है वो मसला है। मेरे ख्याल में वहाँ पर फंड्स भी मौजूद हैं,
डॉक्टर्स भी मौजूद हैं और अमला भी मौजूद है, मेडिसन भी मौजूद हैं। वो उनकी ख़रीदारी में कुछ डिले होती है, या डीसी साहब ने या जो हमारी मिनिस्टर हैं हेल्थ की, या जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से कुछ डिले होती है, या अफसरान की तरफ से होती है। जब डॉक्टर सारे साहबान को उनको बताएं कि हाँ जी कौन कौन सी आपको दवाइयाँ जो हैं वो ज़्यादा आप समझते हैं कि वो होनी चाहिए, जो अहम अद्वायात हैं कुछ ज़्यादा महंगी ना खरीदें। मल्टीनेशनल कंपनियों की जो है वो अच्छी अद्वायात यानी कुछ ना कुछ तो दे ना आपको। मैं ये चाहता हूँ कि हर बंदे को वहाँ पर अच्छा चेकअप हो, वहाँ पर जो दवाई है कम से कम इतनी बंदा आस लगाकर उम्मीद लगाकर इतनी दूर से आता है, इतना अपना एक पूरा एक दिन गुजर जाता है, पूरा एक दिन सरफ हो जाता है। जब तक इंसानियत और एहसास डॉक्टरों में पैदा नहीं ना होगा ये नहीं हो सकता। अब पिछले दिनों मेरी मुलाकात हुई है एक मोहल्ले की डॉक्टर से, वो सरकारी हॉस्पिटल में जॉब करती हैं। तो उनसे मैं थोड़ी बात इसमें मैं डिलीवरी केस में मैंने कॉलम भी लिखा था कि ये हॉस्पिटलों में, प्राइवेट हॉस्पिटलों में और सरकारी हॉस्पिटलों में क्या होगा। और ये भी जो आपने के बात किया ना कि प्राइवेट क्लिनिक पे जाके, ठीक है, उन्होंने मुझे बताया कि एक औरत है, ये अपना हकीकत की उन्होंने स्टोरी बताई है कि एक औरत है, उनको उन्होंने तैयार किया है कि वो मेरे घर आके डिलीवरी केस करवाए। ये कितना बड़ा जुल्म है, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि मैंने भी उस औरत का यानी कि उसको किसी तरह हॉस्पिटल में ला, उसका मैंने डिलीवरी केस किया, ठीक है। लेकिन जो जिसने करना था, जो उसकी डॉक्टर जिसने करना था, उसने उसको तैयार किया कि ये मेरे घर आए, वहाँ मुझे ये 4-5 हज़ार रुपये जितना भी फीस होती है, ठीक है, ये यानी कि वहाँ मुझे फीस पे करे और मैं डिलीवरी केस घर में करूँ। हालांकि ये सरकारी हॉस्पिटल में फ्री होना चाहिए, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा जुल्म है गरीब गाँव पे, ठीक है। ये अल्लाह काम को इनका नोटिस लेना चाहिए। लेकिन कोई नहीं, ये स्टोरियाँ सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है, न्यूज़ में भी डेली कॉलम लोगों ने लिखे हैं, डिलीवरी केस पे कितनी चीज़ें ये सरकारी हॉस्पिटल में हो रहा है। जो वहाँ पे डॉक्टर्स हैं वो घरों में कर रहे हैं, ऐसा तैयार करती हैं, यानी कि ये मरीज हमारे पास आके घर केस करवाए। भाई यहाँ पर एक जो बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, अशरफुल मखलूकात पैदा किया। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि मादा परस्ती के इस दौर में जो है पैसा ही सभी कुछ नहीं। एक दिन हम सब ने मरना है, इस दुनिया को छोड़ जाना है। ये तमाम बिल्डिंग्स, ये तमाम पैसा, सहूलियात, कब्र में कोई ऐसी नहीं होना। वहाँ पर जो है वो अमलों का हिसाब होना है। बंदे को थोड़ा सा ये भी याद रखना चाहिए। और अशरफुल मखलूकात हम उसी वक्त बनते हैं जब हमारे अंदर कुछ थोड़ी बहुत इंसानियत मौजूद हो। अच्छा मलिक साहब, अब हम इस गुफ्तगू को जो है वो मैं थोड़ा सा एक सीरियस मोड पे लेके आना चाह रहा हूँ। जो हमारे आज के प्रोग्राम का मकसद भी था DHK हॉस्पिटल के हवाले से, एक वबा यहाँ पे डॉक्टर्स में फैली हुई है कि पेशेंट्स को जो है वो गुजरात रेफर कर दिया जाता है, कुछ वजीराबाद रेफर कर दिया जाता है, लाहौर रेफर कर दिया जाता है। इस वबा के पीछे क्या मसला है? ये पहले रुस्तम भाई ने बात की कि हमारा जो हॉस्पिटल है ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं, ये THQ हॉस्पिटल लेवल का हॉस्पिटल है। यहाँ पर अब इस वक्त आपको पता है कि काफ़ी अरसा से ऑपरेशन थिएटर जो है वो काम नहीं कर रहा। कोई भी ऑपरेशन अस्पताल में नहीं हो रहा है। सारे बंदे गरीब मस्कीन बंदे, प्राइवेट सारे बंदे तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना। दूर की बात है, 50,000, 60,000, 70,000 रुपया हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ पर हमारे अस्पताल में जो है वो हर जो है सेहत के मतलब शोबा जो है वो होना चाहिए, उसका स्टाफ होना चाहिए, उसके डॉक्टर्स होने चाहिए, उस तमाम हर शोबा की मशीनरी होनी चाहिए। हमारा अस्पताल जो है वो रेफर सेंटर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हर बंदे का तमाम मुकम्मल इलाज मुआवजा होना चाहिए। अच्छा, बात वो फिर मेरी वहाँ पे रह गई जो मैं करना चाह रहा था। वो बात ये थी कि हमारे पास जो है वो पेशेंट को जो है लाहौर क्यों रेफर कर दिया जाता है? क्यों डॉक्टर जो है वो पेशेंट की नब्ज चेक करता है, नब्ज चेक करने के बाद वो ये कहते हैं लाहौर ला जाओ। वो देखे ना, मुतलका डॉक्टर ही मौजूद नहीं है ना। अब यहाँ पे न्यूरो सर्जन नहीं है। जब सर में अभी पिछले दिनों वो पेट के दर्द के पेशेंट को जो है वो बेड ना होने की वजह से, हाँ जी, वो बेड्स का मसला है कि बेड्स नहीं है वहाँ पर जो है वो इतने पेशेंट जो है वो जो आप वो DHQ हॉस्पिटल जो है मराड़ा रोड वाला वो तमीर हो रहा है। आपने देखा
सालों से तमीर हो रहा है और वो तमीर पता नहीं कब तक होते रहना है। ये हमारे सियासतदानों की हाजी साहब का तो चंद दिन कबल एक बयान भी, वीडियो मैसेज भी चला है, शायद आपने भी देखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि 10 से 15 दिन में वो फंक्शनल हो जाएगा। हमारी तादाद कम कर दी गई है ना भाई, बेड की तादाद कम कर दी है। रिपोर्ट अगर इस याद हो प्लेटफॉर्म से जो हमारे MNAs हैं मंडी बहाउद्दीन के, दोनों MNAs हाजी इम्तियाज साहब और जो नासिर बुसाल साहब हैं, उनसे कि वो इमरान खान वज़ीर आज़म से बात करें और जल्द अज जल्द जो है वो मराला रोड वाला हॉस्पिटल जो है उसको तमीर मुकम्मल कराकर फंक्शनल करें। और जो हमारे सूबाई जो चारों जो हमारे यहाँ से बने हैं MPAs, उनसे भी गुजारिश है कि प्लीज़ सेहत के इस मामला पर जो है, ये बुनियादी मसला है हर बंदे का, इस पर समझौता ना करें, कोशिश करें और उस हॉस्पिटल को चालू करवाएं। वहाँ पर बेड्स की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, वहाँ पर जो है मरीज़ रेफर वाला सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। तमाम हर सेहत के मतलब तमाम शोबाजात जो हैं वो यहाँ पर होना चाहिए। किसी को दिल का अटैक आता है तो रेफर ना हो, किसी को सर में चोट लगती है रेफर ना हो, किसी का बाजू टूट जाता है रेफर ना हो, किसी की टांग टूट जाती है रेफर ना हो, किसी को जो है वो कोई भी कोई जल जाता है या कोई भी मामला बनता है, सारा कुछ जिला के अंदर ही यहाँ पर ही होना चाहिए। और जो है वो 700 आप कह रहे थे बेड्स का, मैं बेड्स की तादाद बढ़ाने की कोशिश करें। और जो अदवायात जो हैं वो अदवायात का आपको पता है फुकदान है, अदवायात बिल्कुल मौजूद नहीं है, वैक्सीन नहीं, वहाँ पर कुत्ता अगर किसी को काट जाता है वहाँ पर जाते हैं। मैं अभी बात करना चाह रहा था कि अभी रुस्तम से हम ऑफियर बात भी कर रहे थे प्रोग्राम ऑन एयर आने से पहले। रुस्तम, वैक्सीनेशन हमारे पास, मलिक साहब आपसे भी मैं सवाल करूंगा, एक अरसे से हमारे पास बल्कि इस हुकूमत, जब से ये हुकूमत स्टार्ट हुई है, मैंने इस हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन नहीं देखी। और यही वैक्सीनेशन जो कि जिसकी एक्चुअल प्राइस जो है वो 500 से 700 रुपए में है, ब्लैक में आपको 2000 रुपए से ये वैक्सीनेशन बाय मेडिकल स्टोर से मिलना शुरू होती है। 1100 रुपए तक जहां पे भी कस्टमर फंसता है वो उसको दे देते हैं। इसके पीछे क्या वजूहात है कि वैक्सीनेशन हमारे पास कुत्ता काटने के एक अहम वैक्सीनेशन जो है वो हॉस्पिटल में होनी चाहिए, कुछ क्यों नहीं है? सीनियर लोगों का ये कहना है चूंकि हमारे इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर नहीं रहे हैं, ये जो वैक्सीन है कुत्ता काटने की ये वहाँ से आ रही थी, अब जो है वो स्मगल हो रही है और ब्लैक में सेल हो रही है। तो इसका हुकूमत को अंदर जो है सरकारी हॉस्पिटल में इंजेक्शन जो है वो स्मगल हो गया जी, हॉस्पिटल में अंदर जो है बंदोबस्त करना चाहिए और बाहर जो है वो ब्लैक में सेल हो रही है। इसका भी कोई सदबाब करना चाहिए कि क्यों ब्लैक हो रही है। तो गवर्नमेंट जो है हुकूमत वक्त को इस पर नोटिस लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। पहले तो रुस्तम शायद आपको पता हो कि मेडिकल स्टोर पे हम वैक्सीनेशन लेने जाते हैं, पहले तो वो जो मेडिकल स्टोर वाला होता है वो आपको ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है कि बंदा है किस कैटेगरी का जी, इसको देनी भी है कि नहीं देनी। मैं एक दफा लेने गया हूँ मैं वैक्सीनेशन, एक बच्चे के साथ हादसा हुआ था, तो मुझे खैर वो मेडिकल स्टोर वाला जानता था, मुझे किसी बंदे ने वैक्सीनेशन दी नहीं है, हालांकि मौजूद होने के बावजूद नहीं दी। तो तकरीबन तमाम जितने भी बाहर मेडिकल स्टोर हैं सब पर मौजूद है, लेकिन वो बंदा चेक करते हैं कि कमाई किससे अपने आप को सेफ रखते हैं। ये हमारे जो अदारे हैं मैं समझता हूँ या हमारी हुकूमत वक्त है, ये उनकी नाकस पॉलिसियाँ हैं या कमजोरी है कि ऐसा हो रहा है, आवाम के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो इंसुलिन है, इंसुलिन की वैक्सीन भी मौजूद नहीं है। इसी तरह और काफ़ी अदवायात इमरजेंसी में मौजूद नहीं है, इमरजेंसी में चंद एक जो है दवाइयाँ मौजूद हैं तमाम। अच्छा, एक और बहुत बड़ा मसला है, जब आप 8 बजे के बाद, पहले तो 8 बजे अंदर का मेडिकल स्टोर सरकारी बंद किया जा रहा था, अब मेरे ख्याल में 2 बजे बंद कर दिया जाता है क्योंकि दवाइयाँ नहीं है, दवाइयों का फुकदान है। तो ये मैं समझता हूँ 24 घंटे अंदर का मेडिकल स्टोर हर वक्त ओपन होना चाहिए और तमाम दवाइयाँ वहाँ पर दस्तयाब होनी चाहिए। कम से कम जो इमरजेंसी में आए, जिस वक्त भी आए, दवाई उसे अंदर से मिल जाए। अब एक बंदा है, अचानक उसको कुछ मसला बन जाता है, वो मरीज उठाते हैं यहाँ पे ले आते हैं, उस बंदे की जेब में 1 रुपया भी नहीं, वो तो अब उसके पास क्या ऑप्शन है, फोत होने के सवाल या अल्लाह के आसरे के सवाल तो कोई। और जब उसे लाहौर रेफर करने का पेशेंट को कह दिया जाता है, और मोस्टली हमारे पेशेंट जो है वो अपनी जिंदगी की जो बाजी है वो रस्ते निकाल जाते हैं।
2-2 घंटे जो है यहाँ से वो एम्बुलेंस नहीं ऐसे मिलती बिल्कुल जो कोई वहाँ पर लेकर जाए बंदे, यहाँ पर बंदे अपने मैं नहीं आपकी बात कर रहा हूँ, लेकिन हमने एक जो इमरजेंसी वाले हैं ना, इन्होंने इनके पास नंबर है, ठीक है, अपनी जान छुड़वाने के लिए 2 मिनट में मिलवा लेते हैं। मैं आपको ये तो इन्होंने सहूलत दे दी है वहाँ को कि दस्ती ले जाओ इसको, ठीक है। और मैंने जो तो देख रहे हैं अपना एक जहाज भी पड़ा है हमारे सामने, मेरे ख्याल इस तरह की चीज़ इनको देनी चाहिए कि जल्दी जल्दी पेशेंट नहीं। आप ये क्यों नहीं जोर देते कि यहाँ पर ही तमाम जो है वो इलाज वो हो होगा। जाए, आपने मराना रोड वाले हॉस्पिटल अच्छा। की बात की है राउत साहब, ठीक है, कि आपने अपील की है एमएनए साहब से, एमपी मोहतरमा मिर्जा बिदुद्दीन साहब से आपने वो किया कि वो हर बंदे का मसला है ना, लेकिन हर जो बंदे ने अंदर के जब भी मसाइल है कोई मामला होता है- उनका नोटिस कौन लेगा, कब उनका नोटिस लेंगे? जो अंदर के जो मसाइल है, डिलीवरी केसेस के मसाइल है, गरीब के साथ जुल्म हो रहा है, उनके नोटिस कौन लेगा? वो तो अभी फिर ले सकते हैं, अभी ले सकते हैं, फौरन ले नाज़रीन, सकते इस हैं। हवाले से जो है हम कोशिश करेंगे कि हमारे मुतलका एमएनए और एमपीएस को जो है वो भी बुलाया जाए, उनसे भी बात की जाए। और उस समय मैं आपसे ट्रॉमा सेंटर के हवाले से बात करूंगा, उससे पहले मैं रुस्तम से पूछना चाहूंगा, रुस्तम, जो पेशेंट हमारे पास आते हैं अमूमन हमने देखे हैं कि पेशेंट को टेस्ट जाते ही जो है वो डॉक्टर मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट लिख के दे देता है। टेस्ट की सहूलत जो है वो हमारे पास हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। वो जो मरीज के लवाहिकीन जो साथ होते हैं या कोई घर से कोई बंदा आया हुआ होता है, वो इंतहाई ज़्यादा परेशान होते हैं, वो स्ट्रेचर पे डाल के अपने मरीज को जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे वो टेस्टों के लिए लेके आप जा रोज रहे देखते हैं, आप रोज देखते हैं लोग जो है अवाम जो है सड़कों पे जलील हो रही है, एक्सरे मशीन बंद है। अगले दिन 2 वीडियो आपने देखी हैं, ठीक है, एक हफ्ते बाद एक वीडियो होती है कि जनाब वो अपना प्राइवेट क्लिनिक पे लेबोरेटरी पे अपना लोग जलील हो रहे होते हैं, ठीक है। अब एक बंदा है, उसके अचानक ये हादसे तो अचानक होते हैं ना, अब जो गरीब बंदा है उसके पास तो हो सकता है उसके पास 50 रुपया ना हो, उसने अगर वो हॉस्पिटल आ गया है उसको तो वहाँ पे सहूलियात मिलनी चाहिए ना। अगर उसके पास 50 रुपये नहीं है, वो कैसे जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ जाके कैसे इलाज करवाएगा? उसके साथ तो जुल्म है ना। इन चीजों का फौरी नोटिस लेना चाहिए, ठीक है। एक्सरे मशीन जो है वो अक्सर बंद रहती है, कितने अफसोस की बात है अक्सर क्या है बात वो वहाँ पर वो जो उसका रॉ मटेरियल वगैरह है वो ही मुकम्मल नहीं होता, बिजली का मसला बन जाता है। और जो आप बात कर रहे हैं वो बंदा जो जख्मी था उसको कुछ मामला था, इन्होंने उसको वो कुछ टेस्ट वगैरह लिख कर दे दिए, बिजली ना होने की वजह से किसी भी हॉस्पिटल प्राइवेट में भी उनके वो टेस्ट जो हैं वो एक्सरे वगैरह जो भी थे वो नहीं हो सके। यहाँ तक कि वो इस रोड पर थाना रोड पर आए और अल-शिफा हॉस्पिटल तक उसको स्ट्रेचर पर लेकर गए और वापस लेकर आए। यहाँ पर किसी जगह से बिजली ना होने की वजह से टेस्ट नहीं हो सके और वो मरीज़ यहाँ से मंडी बहादुर से शिफ्ट करके ले गए। और इसी तरह एक यहाँ पर और बात करता चलूँ कि एक्सरे वाले जो हैं वो अक्सर जो है वो लड़ाई झगड़े जो होते हैं वो बंदे रेफर होते हैं यहाँ पर रिजल्ट लेने के लिए आते हैं, शहर को तो इधर ही आते हैं, दूसरे देहात से तहसीलों से जो यहाँ आ रहे होते हैं उनका कुछ रिजल्ट जो है साजबाज के जरिए बनाया जाता है। इसको थोड़ा शफाफ करना चाहिए और उसमें डिले की जाती है, जानबूझकर डिले की जाती है कि कुछ ना कुछ ये हमें नजराना या फीस दें या कुछ उसमें सिफारिश इन्वॉल्व हो जाती है या कुछ समझने कायदे आज़म की जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो इस ये जो है मेरा खोलने को दिल नहीं था। पिछले दिनों जो हादसा हुआ है अपना इधर कम्प्लेक्स के पास, उस पर जरा आप हॉस्पिटल मेरे साथ गए थे, उस पर जरा गौर करें वो क्या हुआ था। और वहाँ पे मौजूद के लोग वहाँ पे मौजूद रहे सारी रात, उन्होंने ऐसा की मेरे ख्याल से ऐसा ही होता है ना, यानी कि वो मैं यही कह रहा हूँ ना कि जो रिजल्ट होता है ना वो जो डॉक्टर बनता है उसको मेडिकल रिपोर्ट को रोक दिया जाता है, उसमें जो है वो डिले की जाती है कि बंदे की FIR ही नहीं दर्ज होती जब तक वो नहीं मिलता। उसमें थोड़ा सा शफाफियत लाने की जरूरत है। और इसके बाद आप लेबॉर्ट्री पर चले जाएं, वहाँ पर लेबॉर्ट्री के टेस्ट जो हैं हमारी नई हुकूमत ने पहले से महंगे कर दिए हैं। मैं समझता हूँ तमाम टेस्ट जो हैं वो फ्री होने चाहिए, फ्री ऑफ कास्ट होने चाहिए। कम से कम इनको सेहत की सहूलियात जो हैं वो तो मुकम्मल देनी चाहिए। फ्री तब होंगे जब अंदर वो कुछ मशीनें चल रही होंगी। तमाम जो है टेस्ट वो होने चाहिए अंदर और फ्री होने चाहिए और उनका रिजल्ट भी अच्छा होना चाहिए। और वहाँ से भी जो वो मैं बात कर रहा था कि दवाई वहाँ पर लिख दे, ठीक है,
डॉक्टर जब लिख दे, बंदा मेडिकल स्टोर पर वहाँ पर जाए, वो नाम बताए, वो वहाँ से देख ले, या वहाँ पर भी अंगूठा लगाए सामने, उसकी दवाइयाँ आ जाएं और वो निकाल कर दे दे, यानी कि वहाँ पर शफाफियत आ जाएगी। जो मेडिसन खुरुद बुरुद होती है, इधर उधर होती है, वो भी यानी कि मुकम्मल कंप्यूटराइज रिकॉर्ड इंटरनेट पर चढ़ रहा है, वो सारा सिस्टम दवाइयों का इधर उधर, वो 1 मिनट में आप जो कंप्यूटर साफ कर देगा, इतनी दवाई पड़ी है, इतनी चलेगी है, जो भी वो उसमें गड़बड़ है वो भी नहीं होगी। सर इसके पीछे पीछे भी तो एक बड़ा माफिया काम कर रहा है ना मेडिसिन के पीछे। हाउ इज इट पॉसिबल कि जो है वो आप मेडिसिन के स्टॉक को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं? इसके पीछे एक इंतहाई बड़ा फार्मा का माफिया है जो 2 रुपए की गोली को जो है वो 200 में 600 में बेच रहा है। तो इसके पीछे एक बड़े माफिया का हाथ है। जी नहीं, बिल्कुल। लेकिन वो तो सब हुकूमत पे डाल देंगे ना कि तब्दीली आ रही है, जो लोकल कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज भी हैं, वो जो है वो असल में उसकी कीमत जब वो डॉक्टर को खरीदने जाता है ना 28 रुपीज होती है, उसके ऊपर लिखी होती है 320 रुपए। ऐसे ही मैं ये तमाम अद्वयात में नहीं है, चंद एक अद्वयात में है। ये चीज़ ख़त्म करनी चाहिए। और डॉक्टर्स की जो बहुत ज़्यादा कमीशंस होती हैं, ये भी लम्हा फिक्रिया है कि वो जो डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी वही मेडिसिन देते हैं, लिखते हैं। चले ये तो प्राइवेट चला गया, जब वो अंदर से सारी अद्वयात देंगे तो ये सिस्टम जो है ये तो खुद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। प्राइवेट में तो अगर हम वो बात से बात निकलेंगे तो फिर बात कहाँ तक जाएगी, आगे चली जाएगी। तो अच्छा, अब वो कह रहा था वहां से कंप्यूटर पे ही वो फील हो गया कि ये दवाइयां इसको तमाम जो है मिल गई, ठीक है, वहां पे ही वो देख ले डॉक्टर ये दवाई है, एक पेशेंट का रिकॉर्ड भी रहेगा कि इसको कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो दे या बीमारी कौन सी है, इसको आइंदा भी वो नेक्स्ट टाइम आएगा तो उसी वक्त उसका निकाल कर वो डॉक्टर को समझ आ जाएगी। उसके बाद अगर वो उसका लेबोरेटरी का कोई मसला है, वहां पर भी ऐसे टेस्ट पहले लिखे हो, वहां पर जाकर वो नाम बताए या अंगूठा लगाए, वहां पर निकल आए और खुद ब खुद ब्लड दे, वो ऑटोमेटिकली सारा सिस्टम होता चला जाए। उसको टाइम दे दिया जाए, मैसेज उसके मोबाइल के साथ कर दिया जाए, इतने बजे आपका हो जाएगा, इतने बजे आ जाए। तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है। कुछ चीजें जो है वो मैनेजमेंट पे डिपेंड करती हैं कि मैनेजमेंट अगर अच्छी कर दी जाए तो ये मामला जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। इसी तरह चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी अद्वयात का फुकदान है, वहाँ पर भी रश बहुत ज्यादा है, डॉक्टर्स की कमी है, मशीनरी की कमी है, स्टाफ की कमी है। और एक और बड़ा मसला कि जिस पर हमने काफी ज्यादा आवाज उठाई है, साइकिल स्टैंड का, कि जब आप इंटर होते जाते हैं तो जब वहाँ पर जो है पर्ची फ्री कर दी गई है, ठीक है। पहले जो है वो 1 रुपया की थी, 1 रुपये के एवज आप वो किसी के पास तो चेंज हो गई नहीं, वो 10 रुपये देते थे, वो रख लेते थे। अच्छा, अब वो 1 रुपया भी ख़त्म कर दिया। वो हमने मुसाफियों ने बहुत उस पर काम किया, मेहनत की, दरख्वास्तें दी और खबरें लगाई कि ऐसे नहीं होना चाहिए ना, कि 1 रुपये से क्या वो मतलब खजाने में क्या चला जाता है। अच्छा, अब वो खत्म हो गया। लेकिन ये भी तो साइकिल स्टैंड की फीस भी तो खत्म, जब आप दवाई फ्री दे रहे हैं, चेकअप फ्री है, वहाँ पर अब मेडिकल और जो है वो टेस्ट वगैरह है वो फ्री नहीं रहे हैं, जो होने चाहिए महंगे कर दिए गए हैं, काफी महंगे कर दिए, वो भी फ्री होने चाहिए। और ये साइकिल स्टैंड का जो है मुसीबत ये भी खत्म होनी चाहिए। वहाँ पे एक बंदा सरकारी रख दे ना, वो जो टोकन देता रहे और वापस करता रहे, एक बंदा उस गेट पे लगा दे, एक बंदा उस। अभी हमारे पास जो है वो 2 बंदे इस गेट में मौजूद हैं, 2 बंदे उस गेट पे। तो ये देखा कि अब लोग डरते हैं मोटरसाइकिल बाइक किसी जो पर्ची पे इतने बंदे लगाए हुए हैं वो इधर ले मैनेजमेंट का मसला है। किसी शॉप पे खड़ा कर देते हैं, यार हमारे पास पैसे देने पड़ेंगे, तो वो इसी मजबूरी के तहत आप देखें ना, पर्ची के ऊपर लिखा भी और पर्ची के ऊपर लिखा होता है कि अगर वो चीज घूम जाती है तो हम जिम्मेदार नहीं है। ये अजीब देखें, आप अगर ज्यादा परेशान है तो एक पैकेट भी है, जिस बंदे का मरीज अंदर दाखिल है वो 50 रुपया एक बार दे दे, ठीक है, 100 रुपये फ्री अंदर आ जा सकता है। वो खुसूसी पैकेज भी है उनके। नहीं, ये मैं समझता हूँ पैकेज वगैरह छोड़े, खत्म होना चाहिए वहाँ। वो खत्म होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल नाज़रीन, अभी जो है वो हमारे पास प्रोग्राम का वक्त भी कम है। 2-3 अहम सवाल आते हैं जिन पर मैं आपकी जो है वो तवज्जो भी चाहूँगा। जो मलिक साहब हैं, रुस्तम हैं, इनसे भी मैं पूछना चाहूँगा। मलिक साहब, हमारे पास जब हम अंदर जाते हैं इमरजेंसी में, पेशेंट्स को लेके जाते हैं, आप यकीन कीजिए आप तो जानते हैं कि एक बेड के ऊपर 4-4, 5-5 मरीज होते हैं। और मैंने अमूमन डॉक्टर्स को भी देखा है कि वो इतना अटेंटिवली जो है, इतनी तवज्जो के साथ इमरजेंसी के पेशेंट को चेक नहीं कर रहे होते। इसके पीछे क्या रीज़न है?
वही रीजन है कि वो जो बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है वो बन ही रहा है और बनता ही रहना है, पता नहीं कब तक बनता रहना है। उसको फंक्शनल होना चाहिए, वहाँ पर डॉक्टर्स, अमला, मशीनरी, स्टाफ, बेड्स, हर चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, अद्वियात ज़्यादा होनी चाहिए, तमाम टेस्ट, हर चीज़ इधर होनी चाहिए। अच्छा, एक बड़ा बजट हमारे पास हॉस्पिटल में आया था जो इसके वो लश्के पश्कों में लगाया गया है। एक बाहर वो जो है वो ग्रीन इसकी बेल्ट बनाई गई है जो कि खस्ता हाली का शिकार है, उसके गिर्द जो है वो एक वो तार भी लगाई गई थी जो मेरा ख्याल है अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। पौधों को बाहर को ध्यान नहीं देता, इनका माली काम नहीं करता। इवन काफी सारा कचरा जो है वो हॉस्पिटल का बाहर पड़ा हुआ होता है। क्या ये तमाम पैसा जो हॉस्पिटल की रेनोवेशन पे लगाया गया, क्या ये जरूरी था या इसी पैसे को जो है वो मशीनरी जो है वो बेहतर लाई जाती, मशीनरी जो है वो कुछ रिपेयर करवाई जाती, कोई नई लेके आई जाती, मशीनरी के ऊपर ध्यान दिया जाता? क्या कहते हैं आप? असल में अगर ये सारा मैनेजमेंट का फिर मैं कहूँगा मामला है कि जैसे रुस्तम भाई कह रहे हैं कि माफिया है, उन्होंने जो है वो हॉस्पिटल कम और अपनी जेब और अपना पेट वो ज़्यादा चलाना होता है। जब ऐसे मामला होंगे, मैं कहता हूँ कि एक सादा सा सिंपल सा भी कमरा हो, उसमें डॉक्टर बैठकर बाहर बैठ जाए, आवाम को अच्छा चेकअप मिलना चाहिए, टेस्ट फ्री होने चाहिए, तमाम अद्वियात मिलनी चाहिए, साइकिल स्कैन ख़त्म होना चाहिए, तमाम जो दीगर जो है एक्सरे मशीन, MRI टेस्ट, CT स्कैन वगैरह जितने भी इस किस्म के मुकम्मल टेस्ट हैं वो सारे होने चाहिए यहाँ पर ही हॉस्पिटल में। अच्छा, यानी कि सेहत की मुकम्मल जो सहूलियत लगा दी गई, अंदर AC लगा दी गई है, ठीक है, अंदर आलीशान हॉस्पिटल बना दिया गया, लेकिन आवाम जलील हो रही है, आवाम का इलाज नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ आवाम जलील हो रही है। वो कहते हैं ना पंजाबी उचियां तो करना दे फिके पकवान होते, वही मिसाल साडे DH के अस्पताल दी है। सर मैं तो यकीन कीजिए, पहले तो मेरा बात इख्तलाफ ही DHQ कहने को, DHQ हॉस्पिटल को DHQ कहने पे इख्तलाफ है कि इतनी बड़ी आबादी के लिए वैसे DHQ हॉस्पिटल मुख्तलिफ जो हमारे अजला हैं वहाँ पे बनाए गए थे, और जो कि मेरा ख्याल है कि एक मजाक है मंडी बहाउद्दीन के साथ इस इतने छोटे हॉस्पिटल का और इतने कम बेड्स वाले हॉस्पिटल का यहाँ पर होना। हमारे साथ बहुत से गाँव मुंसलिक है मंडी बहाउद्दीन के साथ, जब उन गांव में कोई भी छोटा सा हादसा होता है फौरी तौर पे पेशेंट जो है वो DHQ हॉस्पिटल में आ जाता है। अच्छा मलिक साहब, ट्रामा सेंटर हमारा कितना कामयाब है यहाँ पे? वहाँ पर ट्रामा सेंटर में जस्ट जो है ना वो सीखने वाले बच्चे जो आए होते हैं, अक्सर हम जाते रहते हैं वहाँ पर देखते हैं कि उनको लगाया जाता है। ठीक है, उन्होंने सीखना है, डॉक्टर ऊपर मौजूद नहीं होता, वो सिर्फ देखता है, बता देता है, वो भी टांके लगा रहे हैं, वही बस सिर्फ वो जस्ट जख्म वो साफ करते हैं और सिलाई करके चलें जी। डॉक्टर मौजूद नहीं होता, डिस्पेंसरी दवाई वगैरह लिख के फारग कर देता है। अच्छा बिल्कुल नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कि हम जब अगली दफ़ा बात करें DHQ हॉस्पिटल के मसाइल के हवाले से, तो हमारे साथ जो है वो DHQ हॉस्पिटल से कोई ना कोई डॉक्टर, कोई ना कोई जिम्मेदार शख्स भी मौजूद हो, और इसके अलावा जो है हम कोशिश करेंगे कि हमारे मुतलका MNA MPS से भी ये सवाल किया जाए। आखिरी सवाल मैं रुस्तम से भी करना चाहूँगा और मलिक साहब से भी करना चाहूँगा सफाई के हवाले से, कि सफाई के हवाले से किस कदर आप दोनों के हवाले से हमारे पास हॉस्पिटल में सफाई है, और सफाई के अमले को तनख्वाहों का जो मसला एक अरसे से चलता आ रहा है, दोनों अहबाब को कहूँगा कि उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। मैनेजमेंट का ये मसला है कि वो DC साहब को चाहिए, या जो MS हैं या जो भी यहाँ हेल्थ के मुतलका जो हैं, उनको सफाई के अमले को बर वक्त जो है हर ईद पे मेरा ख्याल है कि ये मसला बनता है। ईद के अलावा भी जो है हर महीने की यकम को उनको तनख्वाहें तमाम अमला को ट्रांसफर होनी चाहिए, और सफाई जो है वो मेरे ख्याल में बेहतर है, ठीक काम है। सफाई इशू नहीं, बहुत बेहतर है, सफाई इशू नहीं, बंदे गरीब बंदे का वहाँ का जो अमला है, ठीक है, वो जो है वो मसाइल का शिकार है, ठीक है, उनको तनख्वाहें बर वक्त नहीं मिलती, लेकिन सफाई जो है ना उस लिहाज से हमारा हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, अपना बर वक्त उनकी बेडशीट चेंज कर दी जाती है, मैंने खुद देखा है जाके, लेकिन वहाँ के जो अमला है, जो काम करने वाला अमला है, वो मसाइल का शिकार है। पिछले दिनों आपने वीडियो भी देखी होंगी, ईद के मौका पर उनकी तनख्वाहें रोक दी, हर ईद पे मैं तो ये नहीं होना चाहिए ना, उनको आ रही है मेरा, तो उसमें भी ये मुझे और बहुत अच्छा वर्क है, अप्रिशिएट करना चाहिए उनको, बहुत अच्छा वर्क है उनका, टाइम पर उनको तनख्वाहें मिलनी चाहिए। बाकी जो है वो आम बंदे अच्छा सब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों बीत चुके हैं, यानी कि हम लगा रहे हैं, खबरें लगा रहे हैं DH हॉस्पिटल पे, ताबे भी लगा रहे हैं, मैं भी लगा रहा हूँ, आपने भी लगाई हैं, इन दिनों तो काफ़ी खबरें आ चुकी हैं, आवाम भी जानती है। क्या MS उनका भी कोई मौक़िफ़ आया सामने, उन्होंने किसी
अपना रोजनामा को या किसी वेब चैनल वाले को, किसी बड़े चैनल वाले को अपना मौक़िफ़ दिया हो कि ये हॉस्पिटल में जो हो रहा है क्यों हो रहा है, इसकी वजूहत क्या है? रुस्तम भाई, हमारे इस नेटवर्क से मुख्तलिफ एक मंडी बहाउद्दीन के जो मजबूत नेटवर्क हैं उनको एक जगह पर इकट्ठा करने का मकसद भी हमारा यही है कि हम इन तमाम अहदेदारान को बुलाएं, हम उनसे पूछें। लेकिन आते नहीं ना, आएंगे क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे, हम इनसे पूछेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, अगली मुलाकात में जब हम किसी भी डिपार्टमेंट के हवाले से बात करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम खुद भी गुफ्तगू करें उसके ऊपर, और उसके अलावा हमारे पास डिपार्टमेंट का फर्द भी मौजूद हो जिससे हम सवालात करें। और बिल्कुल मेरी रिक्वेस्ट भी आप लोगों से कि आप अपनी राय से आगाह करें प्रोग्राम के हवाले से, और जो भी इस हवाले से आपके सवालात हैं वो बिल्कुल हमारे जितने भी बाज़पुरस का चैनल है, रिट न्यूज़ का चैनल है, 94 का चैनल है, आप इनकी कमेंट बॉक्स में बताइए कि जब हमारे पास हमारे MNA आए या हॉस्पिटल का कोई मुतलका बंदा है, हम उनसे सवालात कर सकें। जी मलिक साहब। जी याद रखिएगा तमाम मंडी बहाउद्दीन के जो नाजरीन हैं कि हमारे प्रोग्राम का अनवान होगा मंडी बहाउद्दीन के अवामी मसाइल और उनका हल। इस पर आज जैसा कि हमने प्रोग्राम किया DHQ हॉस्पिटल मंडी बहाउद्दीन के बारे में, शोबा सेहत के बारे में, इसी तरह आप टॉपिक्स लिख कर भेजें कि कौन कौन से मसले मसाइल हैं, हम उन पर इसी तरह अवामी मसाइल और उनके हल के जो प्रोग्राम है वो करते रहेंगे। हम जो है कोशिश करेंगे आप भी शिरकत इसमें जो है अपनी वो कमेंट्स के जरिए, और अगर कोई आना चाहता है लाइव बात करना चाहता है वो स्टूडियो तशरीफ लाए और हम उसको भी साथ बिठाएंगे, और कोशिश करेंगे जो सियासतदान है उनको भी साथ लाएं और अफसरान को भी कोशिश करेंगे साथ लाएं या उनका मौक़िफ़ ले लें। तो हम कोशिश करेंगे कि मसाइल जो है उन पर रोशनी डालें और उनका हल जो है वो आपकी मुशावरत के साथ निकाला जाए। बिल्कुल नाज़रीन, अवामी मसाइल के स्टूडियो से मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हमारे जो को एंकर थे हमारे अहबाब, इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। रुस्तम आपका बहुत शुक्रिया, मलिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल इंशाल्लाह मैं अपनी आवाम से भी अपील करना चाहूँगा कि हमारे इस मकसद में जो हम जिस मकसद से हम लोग ये तमाम एक मजबूत नेटवर्क जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं, हमारा मकसद ये है कि हम आवाम की जो आवाज़ है वो आला हुक्मरान तक पहुँचाए, और इसमें हमें आपके ताउन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आखिरी बात एक करना चाहूँगा यहाँ पर कि हमारा किसी सियासी पार्टी से ना कोई तल्लक है ना लगाव है, हम तीनों सहाफ़ी हैं और इंशाल्लाह गैर जानबदार रहकर मंडी बहाउद्दीन की बेहतरी के लिए खिदमत वर्क करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।